नमस्कार दोस्तों, हमारे ज़िंदगी के रंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक बेटी की दर्द भरी कहानी लेकर आए हैं। आज तक कोई नहीं समझ पाया कि बेटी का घर कौन सा होता है। एक जगह कहा जाता है, पराए घर जाना है, तो दूसरी जगह बड़ी ही दीन भाव से कहा जाता है, बेचारी पराए घर से आई है। विडंबना यह है कि वो अपना घर कहाँ ढूंढे। चलिए शुरू करते हैं कहानी। बेटियां कभी पराई नहीं होती। बुढ़ापे में बेटों से ज़्यादा माँ बाप का ख्याल रखती हैं। इसीलिए बेटी को बोझ ना समझें। बेटी दो घरों की रौनक होती है। एक शहर में अमित नाम का एक लड़का रहता था। वह एक कपड़ों की दुकान पर काम करता था। उसकी शादी कई साल पहले हो गई थी। अमित को हमेशा से एक लड़का चाहिए था। उसका यह मानना था कि लड़का वंश का कुल दीपक होता है, पिता का नाम रोशन करता है और माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा होता है। और लड़की तो शादी करके ससुराल चली जाती है। ऐसी छोटी सोच रखने वाला वह पड़ोसियों को भी यही बात बताता था। शादी के कुछ साल बाद उसे दो लड़के हुए, जिसकी उसने बहुत खुशी मनाई। बड़े बेटे का नाम लव और छोटे बेटे का नाम कुश रखा। बाद में कुछ सालों बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया। उसके बाद उसी ने उन दोनों बेटों का ख्याल रखा। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला और उसके दोनों बेटे बड़े हो गए और अब दोनों बेटे नौकरी कर रहे थे। दोनों की शादियां भी हो गई। शादी होने के बाद भी वह सब एक साथ ही रहते थे। कुछ साल तो खुशी में निकल गए, लेकिन बाद में दोनों भाई एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। दोनों बहुओं में भी छोटी छोटी बातों पर मतभेद होने लगा। यह सब देखकर अमित को बहुत बुरा लगता था। अब दोनों बेटों ने अलग रहने का निर्णय लिया और वह अलग हो गए। फिर पिताजी का ख्याल कौन रखेगा, ऐसा सवाल उठ खड़ा हुआ। दोनों बेटे पिताजी को एक एक महीना संभालेंगे, ऐसा तय किया गया। अमित एक बेटे के साथ एक महीने के लिए रहने लगा। फिर दूसरे बेटे के पास एक महीना, ऐसा उसका बंटवारा हुआ। पर जैसे जैसे वक्त बीतता गया, वैसे वैसे बहुओं और बेटों में अमित को लेकर झगड़ा होने लगा। दोनों बेटों के घर में झगड़े का कारण अमित रहने लगा। यह बात अमित को अच्छे से समझ आ गई थी। अब अमित को पुरानी यादें याद आने लगी थी। उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी थी,
यह उसे अब समझ में आ रहा था, पर अब इसका क्या फ़ायदा। आखिर एक दिन दोनों बेटों ने पिताजी को वृद्धा आश्रम भेजने का निर्णय लिया। एक दिन दोनों ही पिताजी को लेकर वृद्ध आश्रम में गए। वहाँ जाने पर सभी औपचारिकता पूरी करके पिताजी को वहीं छोड़कर वह दोनों अपने अपने घर वापस चले गए। बेटे घर जाने के बाद अमित बुरी तरह रोने लगा। उसके बाद वृद्धाश्रम में के कई लोगों ने उसे समझाया, पर वह बहुत दुखी हो गया था। अमित को वृद्ध आश्रम में आए हुए 8-10 दिन हो गए थे, मगर वह किसी से भी बातचीत नहीं करता था और एक पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न रहता था। वहाँ के लोग उसे पूछते थे, पर उसने किसी को भी कुछ नहीं बताया। कुछ दिनों के बाद वह एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत बोलने लगा था। बाद में दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन वह दोनों बैठे थे, तब वह व्यक्ति अमित को अपनी कहानी बताने लगा। वह बोला कि मुझे एक ही बेटा है। वह मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करता था। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान हो गया था। उस वजह से मैंने वृद्ध आश्रम में रहने का निर्णय लिया। मुझे कभी कभी लगता था कि मुझे बेटे के साथ एक बेटी भी होती तो कितना अच्छा होता। शायद आज वह मेरे बुढ़ापे की लाठी बन सकती थी। उसका बोलना सुनकर अमित और ज़्यादा दुखी हो गया और वह बहुत गहरे विचारों में खो गया। अमित को दुखी अवस्था में देख कर उसके दोस्त ने अमित से पूछा, आप क्या सोच रहे हो? आपके सामने देखो। दिखने वाले दो व्यक्तियों में से एक हमारे वृद्धाश्रम के मालिक हैं। उनका नाम कैलाश चंद सेठ है और दूसरी उनकी बेटी है। उसका नाम आरोही है। वृद्ध आश्रम का सारा काम उनकी बेटी संभालती है। कैलाश चंद सेठ इनको एकमात्र बेटी ही थी, मगर बेटी माँ और पिताजी से बहुत प्यार करती है। उतना ही प्यार वह वृद्ध आश्रम के हर एक व्यक्ति से करती है। अमित सिर्फ उसकी तरफ देखता ही रह गया और उसका मन और भी ज़्यादा दुखी होने लगा। रात होने लगी थी। हर एक वृद्ध अपने अपने रूम में जाने लगे। अमित भी उसके रूम में चला गया। रात का खाना जल्दी खाकर सब लोग सो जाते थे। अमित को उसका गुजरा हुआ वक्त चलचित्र की भांति याद आता गया। अमित की शादी होने के बाद उसे पहली संतान बेटी हुई थी। उस वक्त उसे बहुत गुस्सा आया था,
पत्नी के मना करने के बाद भी गुस्से में उसने अपनी बेटी को उठाया और दूर जाकर उसे वहाँ छोड़ आया। पर अब पश्चाताप करने के सिवाय कोई रास्ता भी नहीं था। अमित को रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वृद्ध आश्रम में एक छोटा सा प्रोग्राम था। हर एक जन जल्दी उठता है और अपने अपने काम में लग जाते हैं। दोपहर को सब लोग हॉल में एकत्रित हुए। कैलाश चंद सेठ और आरोही भी आए हैं वहाँ पर। प्रोग्राम चालू था। तब कैलाश चंद सेठ का ध्यान 2-3 बार अमित की तरफ गया। अमित उनको बहुत उदास बैठा हुआ दिखा। उनको लगता था कि शायद उसकी तबीयत अच्छी नहीं होगी। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वह अमित से बात करने के लिए उनके पास जाते हैं। वह अमित का दुखी होने का कारण पूछते हैं। तभी अमित बहुत रोने लगता है और थोड़ी देर बाद वह अपनी पूरी कहानी उनको बताता है कि मुझे भी पहली बेटी हुई थी, पर मुझे बेटी नहीं चाहिए थी। इसीलिए मैं गुस्से में आकर उसे छोड़कर आया। आज जब मैंने आपको आपकी बेटी के साथ देखा तो तभी मुझे समझ आया कि बेटी कितना प्यार करती हैं। मेरी बेटी भी मेरे साथ होती तो मुझे यहाँ वृद्ध आश्रम में रहना नहीं पड़ता। मेरे दोनों बेटों ने मुझे दुख के सिवाय कुछ भी नहीं दिया। मैंने अपने किए हुए पापों की सज़ा आज मैं भुगत रहा हूँ। अमित की सब बातें सुनकर कैलाश चंद सेठ को मन में बहुत दुख हो रहा था। दुखी होकर वो अमित को बोलते हैं कि यह मेरी बेटी नहीं है। मुझे यह नदी किनारे मिली थी। मैं उसे घर ले आया और बहुत प्यार से बड़ा किया। मैं और मेरी पत्नी उससे बहुत प्यार करते हैं और वह हम दोनों से भी उतना ही प्यार करती है। पूरी कहानी सुनने के बाद अमित बोलता है कि मैंने मेरी बेटी को भी नदी के किनारे मंदिर के पास छोड़ा था। यह सुनकर कैलाश चंद सेठ को थोड़ा गुस्सा आया और वह वहाँ से निकलने ही वाले थे। तभी उसी वक्त वह अमित से पूछते हैं, आपकी बेटी का बर्थ मार्क वगैरह आप बता सकते हो? अमित ने तुरंत जवाब दिया, हाँ बता सकता हूँ। उसके बाएं हाथ पर और पैर पर एक एक उंगली ज़्यादा थी। यह जवाब सुनकर कैलाश चंद सेठ को विश्वास होता है कि आरोही उसी की ही बेटी है। यह सब सुनकर कैलाश चंद सेठ वहाँ से चला जाता है। उनके चले जाने पर आरोही वहाँ पहुँचती है और वह अमित को बोलती है कि मैंने
आप दोनों की पूरी बात सुन ली है। आपने मेरे बारे में जो भी कहा वह सुनकर मेरा मन बहुत दुखी है। एक पिता खुद की बेटी के बारे में ऐसा निर्णय कैसे ले सकता है? यह सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, आपने जो भी किया वह बहुत गलत था और आपने मुझे बेटी बोलने का अधिकार खो दिया है। मैं आपकी बेटी थी, फिर भी आप मुझे रास्ते पर छोड़कर चले गए थे और मैं उनकी बेटी ना होते हुए भी उन्होंने मुझ पर जान निछावर कर दी। इसीलिए वही मेरे सच्चे और असली पिता हैं। आप इस वृद्ध आश्रम में रह सकते हैं, पर आज आपने उनके सामने जो बोला है वह फिर किसी के सामने भी मत बोलिएगा, क्योंकि आज तक मैंने उनको इतना दुखी कभी भी नहीं देखा। इतना बोलकर आरोही वहाँ से चली गई। अमित सिर्फ आंखों में आंसू लाकर उसकी तरफ देखता रह गया और अपने नसीब को दोष देता रहा। दूसरे दिन सुबह किसी को भी ना बताते हुए अमित वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। उसके बाद वह कभी लौटकर वापस नहीं आया। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन आरोही कैलाश चंद सेठ और उनकी पत्नी के साथ हरिद्वार गंगा स्नान के लिए गई। वहाँ उसने अमित को दयनीय स्थिति में देखा तो उसकी आत्मा चीत्कार कर उठी और वह अमित के पास रुकी और फिर जैसे ही उसने अपने कदम आगे बढ़ाए तो कैलाश चंद ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा कि अरु बेटा, इस बदनसीब इंसान को इसके किए गए गुनाह की काफ़ी सज़ा मिल चुकी है। ये तुम्हारा जन्मदाता है। वह आंसू भरी आंखों से कैलाश चंद को देखने लगी और कहा कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप दोनों की बेटी हूँ। जिस इंसान को अपनी नाजुक सी बेटी पर तरस नहीं आया वह इंसान माफ़ी के काबिल नहीं हो सकता। लेकिन आप दोनों के दिए संस्कारों की वजह से मैं माफ़ कर देती हूँ। बेटी की बात सुनकर अमित की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। फिर कैलाश चंद सेठ ने उसे साथ चलने को कहा, मगर अमित ने मना कर दिया और कांपते कदमों से चलता हुआ उनकी आंखों से ओझल हो गया। कई सालों के बाद आज आरोही की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। उसकी शादी हो रही थी। दूर कहीं झाड़ियों की ओट में एक पुराने कंबल से ढका एक जर्जर शरीर खड़ा था। उस ओर से एक हवा का झोंका आया। आरोही को लगा जैसे कि किसी ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया हो।
तभी वहाँ शोर मचा कि उधर झाड़ियों के पीछे कोई पड़ा है। सबने जाकर देखा, वह कोई और नहीं, अमित ही था। उसके एक हाथ में एक पुराना थैला था जिसमें एक मैली सी गुड़िया थी और एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, बेटी मुझे माफ़ कर देना। बाप के घर बेटियां किस्मत से पैदा होती हैं। जिस घर में बेटी होती है वह घर स्वर्ग बन जाता है। काश मुझे अगले जन्म में तेरा पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत सारे प्यार के साथ तुझे तेरी जिंदगी का नया सफ़र मुबारक हो। मगर अपने माता पिता का हमेशा ख्याल रखना। उन्हें कभी अकेला मत छोड़ना। तेरा बदनसीब पिता अमित। ये जीवन का अंत नहीं, एक शुरुआत है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। हम आपके लिए ऐसी ही और कहानियाँ लेकर आते रहें। हमें अपना सहयोग दें। अगर आपको हमारी वीडियो में या हमारी कहानी में कोई कमी नज़र आती है तो कृपया कमेंट करके हमें बताएं। हम उन्हें सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।